आज के शो में। करोड़ों रुपए मालियत के फर्जी प्लॉट्स की ओपन फाइल्स का धंधा बेनकाब, अरबों रुपए लेन देन का कोई रिकॉर्ड तक नहीं, खजाने को भारी नुकसान। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, अब कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं इस पर नैब में, तो पहले मैं आपके उसी से शुरू करता हूँ क्योंकि डिप्टी चेयरमैन नैब मुस्ताफ़ी हुए और उनके इस्तीफ़े को आज मंजूर कर लिया सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने। तो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इनके बारे में। जो हमने अब तक जो तासुर सुना था, जो इनके बारे में बताया गया कि पुलिस सर्विस से थे, बड़ा क्लीन रिकॉर्ड है इनका, रह चुका है। ऑर्डिनेंस भी आया है, कुछ मामला जो भी थे इस्तीफ़े के उन्होंने उस पर कमेंट तो नहीं किया, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिससे प्रोग्राम का भी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि ये बड़ी अहम खबर है जो उस पर आई है। खबर तो एक दो दिन पहले से हमने देखा था कि आ गई थी कि इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन इसकी ये तस्दीक या सदर मुमलिकत ने मंजूर किया या नहीं किया, ये कन्फर्मेशन नहीं आ रही थी। तो अब ये कन्फर्मेशन आ चुकी है कि सदर मुमलिकत ने इस इस्तीफ़े को मंजूर कर लिया। तो डिप्टी चेयरमैन नैब यानी नैब के जो स्ट्रक्चर है उसमें एक बड़ी तब्दीली आई है। अच्छा, इसमें जो 2-3 ऐसी पोस्ट होती हैं जो हम जिनका जो इस्तीफ़ा होता है वो सदर को जाता है, चेयरमैन नैब को नहीं जाता है। तो ये उनमें से एक पोस्ट थी जिसका इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को जाता है, और ये बड़ी अहम तैनाती भी थी, बड़ी इनसे तवक्कुआत थी, क्योंकि इससे पहले जो इनका रिकॉर्ड था उस बुनियाद पे कि नैब को बड़ा ये इस वक्त नए सिरे से जो है उठा सकते हैं और इनसे तवक्कुआत जोड़ी जा रही थी। तो ये एक अहम डेवलपमेंट जो है आपके सामने हम रख रहे हैं। दूसरा अहम जो आज इस प्रोग्राम में गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं वो भी बड़ी अहम है। अभी कुछ दिन कबल हमने आज से समझ लें कोई आपको 3 या 4 साल पहले लेके जाते हैं, हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें प्रॉपर्टीज डीसी वैल्यू, इस पर हम एक प्रोग्राम कर रहे थे। हम आपको ये बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान में डीसी वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसको मिसयूज करके इसमें बहुत सा अनडॉक्यूमेंटेड पैसा इस वक्त डाला जा रहा है, जिससे प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है बढ़ रही है। यानी बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मैं एक किताब पढ़ रहा था, शब्बर जैदी साहब की, मेरे सामने वो किताब है, उसमें उन्होंने जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पनामा के नाम से जो किताब है उनकी 2017 में एक किताब आई है, और उस किताब के अंदर उनका उन्होंने एक उनका जो मजमून है जिसका नाम है द पार्किंग लॉट, द नोचरियस पार्किंग लॉट, उसमें उन्होंने बताया किस तरीके से कि तकरीबन जो उनका हिसाब किताब है कि 90% ऑफ द वैल्यू रिमेन्स आउट ऑफ द सिस्टम। यानी प्रॉपर्टी का जो काम हो रहा है उसमें 90% तक जो वैल्यू है वो सिस्टम से बाहर है, वो एफबीआर के रिकॉर्ड में नहीं है, या उसका कोई रेगुलेटरी बॉडी या रेगुलेटेड सिस्टम में नहीं है मौजूद वो। और उसका अंदाजा वो लगाते हैं कि अगर साल का 25 अरब डॉलर है तो वो कहते हैं 10 साल का तकरीबन 250 से 300 अरब डॉलर, 250 से 300 अरब डॉलर वो जीडीपी के परसेंटेज से उन्होंने, मैं आपको हिसाब किताब भी बता देता हूँ कि तकरीबन उन्होंने जीडीपी का हमारा जो साइज है उसमें अनडॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंटेड उसका एक परसेंटेज लेकर उन्होंने बताया था कि ये पैसा जो है इस पर है वो पार्क हो रहा है, ये सारा ब्लैक मनी है या जो भी है अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में जा रहा है, और इससे एक पूरी मार्केट बन रही है। और दूसरा मसला ये हो रहा है, ये प्राइसेस इन्फ्लेट हो रही हैं, यानी प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं और एक आम आदमी की पहुंच से प्रॉपर्टी दूर हो रही है। तो इस पर हमने बड़ा डिटेल में, शब्बर जैदी साहब भी थे उस जमाने में जब प्रोग्राम किया था, और ये आपको याद दहानी के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब जो आज हम मामला उठा रहे हैं वो है ओपन फाइल का कारोबार। ये ओपन फाइल होती क्या, ये एफिडेविट, ओपन फाइल बेरर, क्या ये सर्टिफिकेट, ये क्या है मामला, ये कौन इशू करता है, किस बुनियाद पे इशू करता है, इसकी मालियत क्या होती है? जो मैंने सुना है 1 मिलियन से 10 मिलियन के बीच में होती है, यानी 10 लाख से 1 करोड़ तक जो फाइल्स होती हैं प्लॉट की, वो उसका कारोबार होता है बाकायदा। अब ये कारोबार क्या रजिस्टर्ड है एफबीआर से, यानी कि एफबीआर की रेगुलेटरी सिस्टम में आता है, या ये भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मैंने अभी आपको मिसाल दी थी, ये सारा पैसा अनडॉक्यूमेंटेड जा रहा है जो कि रेगुलेटरी बॉडी सिस्टम से बिल्कुल दूर है, और इससे खजाने को माली नुकसान अलग हो रहा है, बल्कि दूसरा मसला एफएटीएफ का है, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जो रेगुलेशंस हम पे इंपोज हैं उस हवाले से भी, क्योंकि क्या इसमें सारा अनडॉक्यूमेंटेड कैश जा रहा है, जो जैसे प्राइस बॉन्ड बंद हुए थे रिसेंटली के एफएटीएफ की रेगुलेशंस की वजह से, तो क्या ये भी इस तरह से अनडॉक्यूमेंटेड इसमें बहुत सा कैश जा रहा है? ये बड़ा अहम सवाल उठाएंगे। कुछ ऐसी इस्तिलात हैं जो मैं समझने की कोशिश भी करूंगा टैक्स एक्सपर्ट से, जैसे डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसेस, जो मालूमात हमने इकट्ठी की थी कि रियल एस्टेट सेक्टर के 5 लाख में से सिर्फ 22,000 लोग उसमें रेस्ट, ये क्या मामला है? इतनी डॉक्यूमेंटेशन और इस रिजीम के बावजूद ये फाइल्स का कारोबार उरूज पर कैसे पहुंचा है, कौन करता है, इस पर आबाद क्या मौक़िफ़ रखती है, और इसको रोकने के लिए नैब क्या कर सकता है, एफबीआर की इस पर रेगुलेटरी सिस्टम क्या कहता है इस बारे में, ये सारी अहम तरीन तफसीलात इस ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आपके सामने रखेंगे, पैनल साथ होगा, इंट्रोड्यूस भी कराएंगे, हमारे साथ रहेगा। इस ब्रेक के बाद आपको भाषण करते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन बड़े अहम सवाल जो हमने अभी उठाए थे उन सब का जवाब जानते हैं। मेरे साथ आबाद के साबिक चेयरमैन हसन बख्शी साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर हैं टैक्स उमूर के, टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और अल्ताफ़ भवानी साहब साबिक DG नैब कराची हैं, इज़ ऑल्सो विद अस। तो बड़ा एक पैनल है जो चारों तरफ से हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस मामले को। बख्शी साहब, ये ओपन फाइल, मैंने मतलब ओपन फाइल को समझूँ तो एक रियल एस्टेट एजेंट ओपन फाइल का कारोबार मतलब जो समझ में आता था, ये कि आप डेवलपर्स भी करने लगे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, ओपन फाइल का कारोबार मेरे हिसाब से वो इलीगल है, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी आपके पास है नहीं, आपने ख़रीदी नहीं, या ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई, या आपने पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास नहीं है और उसका नक्शा पास नहीं हुआ, उस वक्त तक फ़ाइल बन नहीं सकती। पहले ये सिर्फ बिल्डर करते थे। अब जो आपने कहा कि ये अब रियल एस्टेट एजेंट भी कर रहे हैं, तो अब रियल एस्टेट एजेंट भी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बन गए हैं। पहले रियल एस्टेट एजेंट करते थे, अब बिल्डर्स भी कर रहे हैं, क्या मतलब? नहीं, पहले मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिल्डर्स नहीं, इनफैक्ट डेवलपर्स करते थे। अब चूंकि रियल एस्टेट एजेंट भी डेवलपर्स बन गए हैं, तो उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया। और ये काम उस जगह ज़्यादा हो रहा है जहाँ पर लैंड डेवलपमेंट का कारोबार है। फॉर इंस्टेंस, कराची में ज़्यादातर वर्टिकल बिल्डिंग्स का कारोबार है, तो उसमें आपका एक जगह ईयरमार्क्ड है, ऑफिस है, वहाँ बुकिंग कर रहे हैं और आपको फ्लैट नज़र आ रहा है, या नज़र आ जाएगा 6 महीने साल बाद। पर लैंड पे तो एक 100 एकड़ का लैंड है और उसकी कहीं हदबंदी नहीं है। हदबंदी नहीं यानी बाउंड्री वॉल भी नहीं डली हुई है। तो अमूमन तो ये भी होता है, नॉट ओनली दिस, जो आपने फाइलों का जिक्र किया कि जिनके पास 100 एकड़ लैंड होता है वो 10 एकड़ का नक्शा पास करवाते हैं और 100 एकड़ या 50 एकड़ या 150 एकड़ बेचने लगते हैं, इस एंटिसिपेशन में कि जो पैसे आएंगे उस पैसे से हम अगला लैंड खरीद के इसमें जोड़ लेंगे। तो उसमें होता ये है कि बहुत सारे मामला, बहुत सारे लोग इसमें बेचारे जो इनोसेंट लोग हैं वो फंस जाते हैं, वो पैसे दे देते हैं। ज़मीन कभी डेवलप होगी नहीं, पैसे भी फंस जाते हैं। अच्छा, जो ट्रांसफ़र होता है इसका, वो क्या फिर उसके लिए कोई एफिडेविट देता है जो भी डेवलपर है या कोई अगर स्टेट एजेंट है, वो क्या देता है? वो उसको देता है, बेरस सर्टिफिकेट देता है, जो मैंने पूछा वो कहते हैं 10 लाख तक का होता है वो सर्टिफिकेट, उस पर कोई एफिडेविट और ठप्पा भी लगा के देता है, ये होता है प्रैक्टिस? क्या देखिए, होता ये कहीं हर जगह एक मुख्तलिफ प्रैक्टिस है। कहीं ब्लैंक फाइलें भी बिकती हैं। अच्छा। कि आपने मेरे से ले लिया, मैंने प्लॉट नंबर डाल के आपको 10 फाइलें दे दी, आप जब मार्केट में जिसको बेचेगा उसका नाम भर दीजिएगा, मेरे रिकॉर्ड में भी आ जाएगा। ये भी होता है। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपसे प्लॉट ले रहा हूँ 100 एकड़, पेमेंट नहीं है, मैं डेवलप करके उस पर 2000 प्लॉट बनाना चाहता हूँ, तो मैं आपको कहूँ कि मैं इस 100 एकड़ के एवज आपको 250 या 300 डेवलप प्लॉट दूंगा। तो मुख्तलिफ इकसाम में काम हो रहा है। बट मैं ये समझता हूँ असली जो सफ़र करता है ना, वो आदमी करता है जो वो फाइल इस उम्मीद पे ख़रीदता है कि उसको अपना घर बनाना है और वहाँ रहना है। जो इसमें इन्वेस्टर ख़रीदता है या इसमें प्रॉपर्टी डीलर ख़रीदते हैं, वो तो इवेंचुअली फ़ाइल बेच के आगे निकल जाते हैं। आपका अंदाज़ा क्या, क्योंकि अभी हम एक बात कर रहे थे, अभी इस प्रोग्राम से शुरू होने से पहले आप कह रहे थे इजी मनी का एक कॉन्सेप्ट है, लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट लें और हम पैसा बना लें। इस काम के अंदर जो लोग आ रहे हैं जेन्युइन बायर्स भी हैं या 90% ये स्पेकुलेटर्स, या क्या फीसद होंगे जो इसी मकसद से आ रहे हैं कि एक फाइल लेके उसे 10,000 रुपए में बेच देंगे या 1 लाख रुपए में बेच देंगे? क्या हो क्या रहा है? देखिए, 90% तो पहले इन्वेस्टर आता है। अच्छा। एक आदमी 10-10, 20-20, 50-50 फाइलें ले लेता है और फाइलें लेने के बाद वो फिर इंडिविजुअल कस्टमर को बेचता है अपने प्रीमियम पे। यानी फ़र्ज़ करें, मिसाल देता हूँ कि वो एक फ़ाइल 15 लाख रुपए में उसने ख़रीद ली, वो फिर 25 लाख में, 22 लाख में, 24 लाख में, जैसे उसका कस्टमर ग्रेजुअली इसको बेचता रहता है। ना उसका कहीं टैक्स में नाम आता है, ना कोई कुछ होता है, और इस तरह ये धंधा चलता रहता है। और इसी तरह ये, जैसा आपका मैं प्रोमो सुन रहा था कि ना ये ट्रांजैक्शन FBR में रिपोर्ट होती है, ना गवर्नमेंट को इसमें कोई रेवेन्यू मिलता है, और साथ साथ बेचारा अगर ये मतलब स्कीम या वो डेवलपमेंट हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो जिसके पास इवेंचुअली फाइल पड़ी है वो कोर्टों के चक्कर खाता रहेगा, बिल्डर के चक्कर खाता रहेगा, नैब के, FIA के चक्कर खाता रहेगा, और पता ही नहीं लगता। उसका पैसा जेन्युइन बंदा तो गया है, फंस गया उस पर। इकरामुल हक साहब, ये क्योंकि अगर इसको समराइज करें तो फिर ये ना रिपोर्ट हो रहा है जो ओपन सर्टिफिकेट या जो भी एफिडेविट है, ना किसी प्रोविंशियल, ना किसी म्यूनिसिपल लैंड रिकॉर्ड में रिपोर्ट हो रहा है, ना कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में रिपोर्ट हो रहा है, ना FBR रेगुलेटेड रिजीम में रिपोर्ट हो रहा है। तो ये कितना बड़ा ग्रे एरिया, आप इसे अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताएं तो हम कितना बड़ा अंदाजा कर सकते हैं कि एज परसेंटेज ऑफ GDP, क्योंकि प्राइस बॉन्ड बंद हो गए हैं, लोग शायद पैसा उससे भी निकाल के डाल लें, या और लोगों के पास जो कैश पड़ा है इस इकोनॉमी में वो सब इस तरह पार्क करते हैं और फिर उसमें से पैसा अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
आपको क्या लगता है क्या क्वांटिटेटिव टर्म्स में ये होगी अमाउंट? पाकिस्तान की मईशत में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस इनफॉर्मल इकोनॉमी का है, जहाँ लोगों के पास जो भी ज़ायद पैसा पड़ा है वो उससे जो है ये ज़मीन के कारोबार में, जैसे आपने कहा। मगर अगर आप देखें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने बहुत अर्सा पहले रूल बनाया था कि एस्क्रो अकाउंट में पैसा जाएगा और जो भी डेवलपर होगा वो इंडिपेंडेंटली उसको नहीं रख सकता पैसे को और फिर उसी में से इस्तेमाल करेगा। तो पहले तो ये सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ इसका कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है और लोग अनाउंस कर देते हैं और फिर लोगों से जो है वो बहुत से इन्वेस्टर जो हैं बहुत से प्लॉट्स और बहुत सी जो है वो एक तरह से आप कह लें कि ओनरशिप राइट खरीद लेते हैं और फिर उसको प्रीमियम के ऊपर मार्केट में बेचते रहते हैं और यूं कई प्रोजेक्ट्स मुकम्मल भी नहीं होते और फ्रॉड करके वो लोग बेचारे एक बात इकराम साहब, जो मेरे सामने जैसे मैं आपको बताता ना कि मैं आपसे पूछूंगा अभी डीएनएफ बीपीवी जो उस पर डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस पर्संस है, ये रेजिम फिर क्या है? और फिर इसमें तो ये लिखा है कि उनके जो सीएनआईसीज हैं बायर और सेलर्स के, वो भी होगा, कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस भी होगी और रिक्वायरमेंट होगी बिल्डर्स और डेवलपर्स को कि वो रजिस्टर करें एज अ डीएनएफ डीपी में जाके अपने आप को रजिस्टर कराएं। तो ये रेजिम जो है ये है, तो फिर क्या आप जो कह रहे हैं ना कि लॉ नहीं है, लॉ है इसका मतलब, या लॉ नहीं है, क्या है? ये तो देखिए ना, उन्होंने एक तरह से नोटिफिकेशन कर दिया, मगर जो लोग ऑलरेडी उसमें हैं एफबीआर के रिकॉर्ड में, उन्हीं को वो लोग रजिस्टर कर लेते हैं एक और नाम से कि अब आप डेजिग्नेटेड जो है वो पर्सन बन गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मगर जो नहीं है और जो इतने लाखों लोग जो हैं वो आप समझिए के बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर एफबीआर को कोई रिटर्न फाइल किए, उनके यहाँ कोई नेशनल टैक्स नंबर लिए बगैर या रजिस्ट्रेशन के बगैर वो गली मोहल्लों में काम कर रहे हैं और डेवलपर्स का भी यही हाल है। तो वो सारे के सारे जो हैं वो ही आदमी जो है वो इसके चक्कर में फंस जाता है, जो रिटर्न फाइल करके कहता है कि हाँ जी मेरा इनमें से कोई कोताही एफबीआर की है कि वो इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। 5 लाख हैं, 22,000 रजिस्टर हुए, या कोताही उनकी है, वो खुद ही रजिस्टर नहीं होना चाह रहे, वो बच जाते हैं किसी तरह सिस्टम से निकलने के लिए? क्या आपको क्या लगता है कहाँ पर गलती है? ये दोनों गलत हैं? देखिए, अगर आप जाए मुख्तलिफ साइट पर तो आपको हर शहर के अंदर हज़ारों जो है वो लोग मिलेंगे जो कारोबार करते हैं ज़मीनों की लेन देन का। मगर अगर आप टैक्स रिटर्न्स में देखें तो उनकी तादाद सिर्फ 22,000 से भी थोड़ी सी कम ही होगी और वो भी बराए नाम है। यही हाल जो है वो आपको पता है कि हमारे यहाँ गोल्ड वालों का भी है। तो ये आज हम इस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि एफबीआर को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो जाकर देखें कि भाई ये लोग जो हैं जो काम कर रहे हैं उसकी वो जियो मैपिंग करें या वो देखें कि ये कौन से लोग हैं जो इस धंधे में इन्वॉल्व हैं और वो कोई अपनी टैक्स में कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराते हैं। तो बड़ा जो है इसमें हम ये कहेंगे कि एफबीआर ही की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इन सब के जाता। अब जो रजिस्टर्ड हैं उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं और वो जो नॉन डेवलपर्स हैं उन्हीं के पीछे वो लगे रहते हैं और जो बिल्कुल सिस्टम से बाहर है उनके बारे में वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक उम्मीद में है और ख्वाब में है कि शायद वो आ जाए तो आ जाए। वो खुद तो निकल कर प्रोएक्टिवली उनको ना रजिस्टर करने को तैयार है और ना ही उनसे वो काम लेने को तैयार है, जिसका अभी आपने जिक्र किया कि अब नई रजीम के तहत जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की है, हमें हर एक प्रॉपर्टी की लेन देन के बारे में जो है वो उसको लेने वाले का भी और जो बेचने वाला है उसका नाम भी और उसका CNIC भी रजिस्टर करना है। मगर इस पे अमली तौर पर तो कुछ भी नहीं हुआ है और अभी तक हमने ये देखा है कि सवाई ये जमा खर्च के तौर पर ही हो रहा है और मीटिंग कर ली, उसको कहा जी आसान कर देंगे। तो मैं इससे पहले कि अल्ताफ वानी साहब की तरफ आऊँ, मैं हसन बशीर साहब का भी इस पे कमेंट पहले ले लूँ फिर अल्ताफ वानी साहब। ये क्या ये आप लोग के 5 लाख में से सिर्फ 22,000 लोग जो आए हैं, अकरम साहब कह रहे हैं कि एफबीआर ही नहीं से आ रहा, दिलचस्पी नहीं है। आप लोगों को क्या आबाद के लेवल के ऊपर जो आपकी एसोसिएशन है आप लोग नहीं इंकरेज कर रहे लोगों के वो आए इस तरफ? नहीं, देखिए असल में जो लोग एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को उन्होंने DNFP पे भी रजिस्टर कर दिया है। अब जो मज़ीद लोग हैं, ये 5 लाख का जो आप फिगर दे रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है एफबीआर में। इनके लिए तो एफबीआर को ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, अपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, ब्रॉड बेस करनी पड़ेगी। तो दैट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। देखिए 4-5 साल पहले 16 लाख टैक्स पेयर थे पूरे पाकिस्तान में, फिर हम सुनते हैं 20 लाख फाइलर हो गए, फिर 24 लाख हो गए, फिर 3 मिलियन हो गए। तो ये 25,000 या 20-22,000 रियल स्टेट के वो लोग हैं जो एक फॉर्मल काम करते हैं और जिनके पास रजिस्ट्रेशन है।
उनको बहुत आसान है FBI ने रजिस्टर क्लिक ऑफ द बटन पे। अच्छा, हालांकि हसन साहब इतना मुश्किल कर दिया हुकूमत, अभी ऑर्डिनेंस जो रिसेंटली आया था कि बिल आपके जो है वो आपके ज़्यादा आ जाएंगे, आपके नाम पर अगर कनेक्शन है और आप नॉन फाइलर हैं तो बिजली कट जाएगी, मोबाइल फ़ोन कनेक्शन कट जाएगा। उसके बावजूद 5 लाख में से 22,000 रजिस्टर्ड हैं FBR से और बाकी समझ लें 4,75,000 उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो नॉन फाइलर्स हैं, वो डेवलपर भी हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स भी हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो मुझे 5 लाख का फिगर का मुझे अंदाज़ा नहीं, पर आप कह रहे हैं यकीनन सही होगा, बट लिटरेसी रेट डिटरेंट कुछ है नहीं। आज जो हम रजिस्टर्ड है ना, तो हम ये फील करते हैं कि शायद हमसे अच्छे तो वही है जो रजिस्टर्ड नहीं है। सारे नोटिस हमें आते हैं, सारी कंप्लाइंस हमें है, सारे ऑडिट हमें हैं, सारी फरमाइशें हमने पूरी करनी है। तो ये एक ऐसा खौफ बना हुआ है, तो हर आदमी ये कोशिश करता है कि जब तक उसके लिए बहुत मजबूरी ना हो या ज़रूरी ना हो, जब तक इस टैक्स सिस्टम से बचा जाए वो बेहतर है। ये वजह है। जनरल हमारी मैसेज की जो थिंकिंग है या जनरल लोगों की थिंकिंग है, वो ये कहते हैं यार एक और महकमा होगा, वन मोर विंडो, यानी फिर आपने वहाँ भी हाजिरी लगानी है, वहाँ पर भी मामला देने। तो जब तक और इससे में एहतसाब के इदारे जो हैं अल्ताफ वानी साहब वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह हम समझा रहे थे कि स्टार्ट हुआ प्रोसेस, फाइल बिकी, ले ली बंदे ने, आगे जो जेन्युइन बायर है वो फंस गया, यानी जो अपना घर बनाना चाहता है उसको तो मिला ही नहीं प्लॉट, और सिर्फ फाइल मिल गई और उसकी कोई वैल्यू। नैब जब आता है, जब वो फिर डूब जाता है प्रोजेक्ट और यकीनी तौर पे वो कंप्लेन करता है, फिर वो एक प्रोसेस होता है प्ली बार्गेन का, ओनर को पकड़ना, गिरफ्तार, रेफरेंस, ये सब होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए अल्ताफ वानी साहब क्या हो सकता है, इसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है कि रोक दें पहले, इसको वहीं पे फुल स्टॉप कर दें? देखिए सफान खान, शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए। प्रिवेंशन जो है ना, बेसिकली ये तो जो जिनका काम है, अगर वो अपना काम पूरी तरह करें तो प्रिवेंशन ही प्रिवेंशन है। बेसिकली तो अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, जो रेगुलेट कर रही है इस वक्त ये हाउसिंग सेक्टर को, उनको वो अगर अपना काम ठीक करें तो जो है ये चीजें ठीक हो सकती हैं। दूसरी बात ये कि सिस्टम्स के अंदर आपने इतने इम्बैलेंसेस बनाए हुए हैं कि अगर आपको हसन बख्शी साहब की गर्दन पतली नजर आती है तो आप उन पे सारी जो है वो रेगुलेशंस लगा देते हैं, और जो हाईवे पे एक नया शहर जो बस रहा है, चूंकि उनके ताल्लुकात बहुत बड़े लोगों से हैं, उनको कोई नहीं पूछता। उनके वहां पर जो लोगों के साथ इस वक्त मुसीबत चल रही है ये ट्रांसफर में और फीसों में, ना वो फीस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देते हैं, ना फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं, और जो है उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सिमिलरली DHA आपके पास है, जिसकी ट्रांसफर फीस जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं जाती। तो आपने सिस्टम्स के अंदर जो है इतनी जो है वो नॉइसेस क्रिएट की हुई हैं, इतनी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं कि अगर कोई छोटा मोटा बिल्डर है उसके तो आप गर्दन मरोड़ देते हैं, और ये जो बड़े हैं ये अपना काम करते रहते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। दूसरी बात ये है कि FBR जो है उसको क्या प्रॉब्लम है कि उसको ये ना पता हो कि किसके पास कितनी जमीन है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिस वक्त जमीन अलॉट करता है तो क्या वो उस वक्त CNIC जो है उस पर वो जमीन अलॉट नहीं होगी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये डेटा नहीं मिल सकता। इट इज मैटर ऑफ अ मिनट कि वो डेटा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लें, और जो लोग जिन लोगों ने ये जमीनें ली और डेवलपिंग का काम कर रहे हैं उनसे वो बात करें कि भाई ये तुम डेवलपिंग का काम करो बट यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद अस, सो कम एंड रजिस्टर्ड विद अस। तो बेसिकली जब गवर्नमेंट के इदारे अपना काम नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली जो है वो मामला नैब के पास जाते हो। जब नैब लोगों को पकड़ना शुरू करती है तो फिर नैब इल्जाम लगाता है कि बिजनेस नहीं करने देते। तो बेसिकली तो आप अपने सिस्टम्स जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ठीक करे, BOR ठीक करे, जो लोग हैं जो इसको मॉनिटर करते हैं, हाउसिंग एंड वर्क्स मिनिस्ट्री है या जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है हाउसिंग का, ये जो SVC है, जो घर बना हुआ है इस वक्त रिश्वत का, कि जो आप हसन बख्शी साहब से पूछेगा प्रोग्राम के बाद कि उस वक्त वहाँ कितनी रिश्वत चल रही है, क्या बाजार गया है रिश्वत का, जो प्रोग्राम में नहीं पूछ सकते, प्रोग्राम के बाद करेंगे तो ये कुछ नहीं होगा। जी सही। अच्छा एक ब्रेक लेनी है हमें इस पर, सर एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन, और अहम हो रही है ये ओपन फाइलों का कारोबार जो होता है इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इसका हजम कितना है, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। एक जो कॉन्सेप्ट है जहनी तौर पर जिस पर हम बात करेंगे कि हमें पैसा शॉर्टकट में चाहिए, तो ये जहनीत भी तो है इस वक्त लोगों की कि वो समझते हैं कि ये डबल हो जाएगा पैसा और बस घुस जाओ इसमें, और ऐसी स्कीम्स के तहत ही पे फंस जाते हैं। इस ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर सवाल उठाता मैं साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं फाइल्स का कारोबार, जो ओपन फाइल्स चल रही हैं इस पर प्लॉटों के नाम पर,
इसमें जो जिस तरह के लोग आते हैं उनकी भी हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। लेकिन अल्ताफ वानी साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हमने ये देखा, क्योंकि यहाँ पर भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SBCA का नाम आता है या मुख्तलिफ इदारों का नाम आता है जो शायद रेगुलेटरी फंक्शन अच्छा नहीं कर पा रहे। सिर्फ जो है उसने बार बार छापे मारे, मुझे याद नहीं पड़ता, मैं उंगलियां मेरी ख़त्म हो जाती गिनने शुरू करूं, बाज़ दिन में 2 छापे पड़ जाते थे 2015-16 के अंदर नैब के सिविक सेंटर के अंदर। यानी हम सुबह देखते थे एक छापा, दोपहर में फिर छापा, कभी एंटी करप्शन मार रही है छापा, उसी डिपार्टमेंट में फिर किसी और ने, मतलब FIA भी घुस जाती थी वहाँ पे। तो उससे क्या हुआ, मतलब क्या ये कल्चर और ये ओपन फाइल का कारोबार सब चल तो रहा है, फिर फ़र्क क्या पड़ा इन सब छापों से, गिरफ्तारियों से, उससे क्या फ़र्क पड़ा, ये भी लोग सवाल पूछते हैं। देखिए सहपान, मैं आपसे अर्ज करूं, सबसे पहले तो जो आपने ये कहा ना कि ये रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो सही तरह नहीं कर रही, वो बिल्कुल नहीं कर रही जी। ये इसको काइंडली करेक्ट करें अपने स्टेटमेंट को कि दे आर नॉट डूइंग देयर रेगुलेटरी फंक्शन एट ऑल। ठीक है। नंबर दूसरी बात ये कि जो आप छापों की बात कर रहे हैं तो वो एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है। अगर XYZ प्रोजेक्ट है जिसकी हमारे पास कंप्लेंट आई है और हम जब उसका रिकॉर्ड इनसे लेते हैं और वो रिकॉर्ड हमें पूरी तरह नहीं मिलता तो फिर भी रेस्टोर टू दिस छापा टेक्निक, और वो सिर्फ उस महदूद होता है, वो सिर्फ उस प्रोजेक्ट की फाइलों तक, उसमें फिर हम दूसरी चीजों को हाथ नहीं लगाते। तो हमारा काम ये नहीं है कि हम उनके सारा जो है वो 25 साल का गंज जो है वो निकालें और उनको स्टडी करें और वो सही। अच्छा, वो ये समझ में आ गया कि स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट होता है, तो डिटरेंस इससे आई, मतलब एक प्रोजेक्ट पे आपने जैसे किया तो डिटरेंस का जो फैक्टर आता है ना कि बाकी डेवलपर्स डर जाते हैं कि हाँ यार ये काम गलत है, नैब, वो डिटरेंस वाला फैक्टर आया भवानी साहब? देखिए, डिटरेंस वाला फैक्टर तो बिल्कुल आया है। जो शरीफ लोग हैं, जो बख्शी साहब जैसे लोग हैं, जो अच्छे जेन्युइन डेवलपर्स हैं, दे डोंट इन्वॉल्व देमसेल्व्स इनटू दीस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन जो लोग जो है जिनके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग है, जिनके पीछे दूसरे लोगों की बैकिंग है, वो नैब क्या, अल्लाह माफ करे, अगर अल्लाह ताला भी जमीन पे आ जाए तो शायद उनको ना डर लगे। अल्लाह मुझे माफ करे अगर मैंने वो गलत बात की हो तो। बेसिकली तो बात ये कि अगर आपका सिस्टम जो है ना वो सही चल रहा है, सिस्टम सही चल रहा है, तो फिर जो है वो नैब का भी असर है। जब आपके सिस्टम्स में इतने डिस्टॉर्शंस हैं कि आप एक को तो जो है वो होली काऊ बना देते हैं और दूसरों को जो है जिन पे हाथ लगता है उसको आप पकड़ लेते हैं, तो फिर तो काम नहीं चलेगा ना। वैलिड जो है उसका काम है, ये पॉइंट है, काफी वैलिड है। मैं एक और सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा इकरामुल हक साहब से, सर ये इंटरनेशनल कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल्स, FATF, हम उसकी कहीं वैसे ही हैं, हम उस पर उनके वॉच लिस्ट में हमें मॉनिटर कर रहे हैं वो लोग, ये जो ओपन फाइल का कारोबार कहीं हमारे लिए मुश्किलात वहाँ तो नहीं खड़ी कर सकता इकरामुल हक साहब? यकीनी तौर पर वो इसको बड़ी बेनी से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बावजूद इसके कि आपको कहा गया है कि आप उनको ये की तरह ट्रीट करें और इस रजीम को जो है वो आप रेगुलराइज करें और आप यहाँ जो भी खरीदो फरोख्त है वो इलीगल प्रॉपर्टी की उसको आपको एक जो है शफाफियत के साथ पेश करना है। मगर आप देख रहे हैं कि हमने मुसलसल इस केस के अंदर जो है हमने रियल एस्टेट के कारोबार के अंदर जो है उनकी हदायत पे बिल्कुल अमल नहीं किया है और उसकी वजह से फिर हम एक जो थी डेडलाइंस क्रॉस करके अब तीसरी भी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हम कैसे जो है आने वाली जो है उन्होंने हमें डेट दी है दिसंबर की, उसमें हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि हालात तो जो हमें मरूजी नज़र आ रहे हैं उसमें तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि बिल्कुल भी इस तरफ तवज्जो नहीं है, ना हुकूमत की ना अदारों की, और ना ही जो है हमारा इस वक्त जो FDR का कोई इसके बारे में ऐसा ना है। इकराम साहब अगर थोड़ा आप एक्सप्लेन ये भी करते हैं हमें नाज़रीन के लिए कि इसका जो टैक्स रेवेन्यूज़ पे नुकसान है वो है, लेकिन इससे ख़तरा क्या है, मतलब इसमें जो FATF की इन्वॉल्वमेंट है, FATF के अपने पॉलिटिकल रीजंस को असाइड करते हुए, यानी जो कारोबार हो रहा है ये, इससे क्या मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, क्या ब्लैक इकोनॉमी, ये गलत पैसा आ रहा है, वाइट मनी नहीं आ रहा, ब्लैक, क्या खतरात क्या हैं इससे पाकिस्तानी मईशत को, इससे अगर इस फाइल के कारोबार से मैं आपसे समझना चाहूँ तो? देखिए, वो चूंकि कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो या मनी लॉन्ड्रिंग हो, उसकी पार्किंग तो फिर सबसे ज्यादा इसी सेक्टर में हो सकती है ना, जहां आपका कोई भी बुनियादी तौर पर रिकॉर्ड मौजूद ही ना हो। तो सबसे बड़ा खतरा जो है उनको यही है कि ये जो पैसा इस धंधे में लगा हुआ है वो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का है या टेररिस्ट फाइनेंसिंग का। ये बहुत दोनों खतरनाक जो है चीज़ें हैं और ये हमें जो है वो आपको पता है CFT और ML ऐसी रजीम है कि जिसके बारे में पूरी दुनिया में अब यह आगाही है कि अगर आप इसमें पूरा नहीं उतरेंगे
तो खुदा न खासा जो है वो आप ग्रेल इससे भी मैं कहूँ कि आपको इससे भी बुरी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो सारी चीज़ें सामने हमें नज़र आ रही हैं, चाहे वो लीक्स हो या चाहे वो मालूमात हो, वो सारी इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि बजाय पैसा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाए, वो रियल एस्टेट की तरफ ही जा रहा है और वहाँ पे बिल्कुल ही किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक तो मईशत आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, और दूसरा इस ज़मीनों के कारोबार में हम एमनेस्टी पे एमनेस्टी किए चले जा रहे हैं और हम कहे जा रहे हैं कि आप पैसा बस बैंक में डाल दीजिए और हमें बस बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों मामला ऐसे हैं कि जिससे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे और हम पूरी दुनिया को ये नहीं बता सकेंगे कि दरअसल हम अपनी जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग, काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग है और मनी लॉन्ड्रिंग है, इस रजीम में हम कोई संजीदगी का मुजाहरा करने को अच्छा, एक बात इकराम साहब, आप क्योंकि गहरी नज़र रखते हैं इन मामलात में, आपने अभी एमनेस्टी का भी जिक्र किया, रियल एस्टेट सेक्टर है, अच्छा, और ये जो सारा मामला है आप कह रहे हैं FBI भी नहीं देख रहा है इस तरफ, उसका कोई नोटिस ही नहीं हो रहा है इस तरफ, क्या वजह क्या है? मतलब क्या इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट शामिल है, जिनकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका अपना खुदाना खास्ता, मतलब क्या वजह क्या है? ऐसा तो नहीं हम कह सकते ना कि वो FATF के बावजूद भी इस तरफ नजर नहीं रख रहे हैं, तो फिर क्या मसला क्या, उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या मामला क्या है, आपको क्या लगता है? हर पार्टी के जो मेन फाइनेंसियर हैं वो तो सारे ही लैंड डेवलपर्स, और वो उन पार्टियों में घुसे हुए हैं, उनको फाइनेंस कर रहे हैं। जब पार्टियों की लाइफ लाइन ही जो है वो ये लोग हैं, तो फिर उनके पार्टीज जो हैं वो क्यों उन पे हाथ डालेंगी? तो ये जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का अलमिया है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने फाइनेंसेस भी जाहिर नहीं करती, रिटर्न्स भी नहीं देती, और आप देख लीजिए कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने सिर्फ रिटर्न फाइल किया है इनकम टैक्स में, और हमें पता ही नहीं है कि उनके फाइनेंशियर कौन है, उनको कौन चंदा दे रहा है, उनकी फाइनेंसिंग कहाँ से होती है। और बड़े बड़े लैंड डेवलपर्स जो हैं, जिनको मारात मिली हैं, जिनको एमनेस्टियाँ मिली हैं, वो सारे के सारे उनकी रैंक्स एंड फाइल में घुसे हुए हैं। तो यही सबसे बड़ा अलमिया है कि जब तक हम अपने इस पॉलिटिकल प्रोसेस को शफाफ नहीं करेंगे, जब तक हम ये पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं कहेंगे कि वो पूरा हिसाब किताब दें अपने फाइनेंशियर के बारे में, हमें बताएं, तो हम इसी सूरत हाल का शिकार रहेंगे। सही। और ये डिटेरेंस वाली बात है साहब, डिटेरेंस आप कह रहे थे ना कि जो सीधा होता है उस पर तो और ज़्यादा जो उस पर हो जाता है सारे इदारे, तो डिटेरेंस आई आपको ये नैप से और इन सब चीज़ों से? मैं आपको तो आई होंगे। मैं एक फैक्ट बताऊं जी, सिंध में इदारे सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सारी पॉलिटिकल भर्तियां हैं। अगर एक जगह के DG या चेयरमैन को ये कहा जाए कि तुमने 50 करोड़ रुपये महीना कमा के देने हैं, तो नेचुरली मैं अगर लीगल काम कर रहा हूँ तो मेरे जैसे लोगों से 2, 5, 10 करोड़ रुपये लेगा, और वो जो इलीगल काम कर रहे हैं उनकी तरफ ना देखने के उनसे 30-40 करोड़ रुपये लेगा। तो हमें, और जो इदारों का काम है उनको पकड़ना, उसमें भी अक्सर इदारे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर इदारे वो बोलते हैं हमारा भी शेयर दे दो। तो जब तक सिस्टम सीधा नहीं होगा, एक लकड़ी से सबको हाँकेंगे नहीं। एक कानून, जैसे भवानी साहब ने कहा, बड़े छोटे दरमियाने के लिए एक कानून नहीं होगा तो कोई नहीं डरेगा। एक चीज़ हमने डिस्कस अभी फाइलों पे तो हम कर रहे थे, ये दूसरा काम फॉर्म्स का कारोबार होता है। ये फॉर्म है 5,000 रुपये का, इस फॉर्म 10,000 का हो जाएगा, कल 15 का हो जाएगा, 20-50 लाख तक चला जाता है फॉर्म। लाइनें लगी होती हैं फॉर्मों के लिए। ये किस खाते में होता है? इसका तो कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं होता, या अपनी सोसाइटी में तो शायद रिकॉर्ड होता हो, इसका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या इस पर काम हो रहा है, ये क्या हो रहा है? देखिए, बात ये है कि हमको एक सट्टे की आदत हो गई है, हमें इजी मनी की आदत हो गई है। मैंने सुबह 5 फॉर्म ले लिए, 5-5 हज़ार के उसकी प्राइस है, मैंने शाम को बेच दिए 10-10 हज़ार के, तो 5-5 यानी 25,000 रुपये मुझे मिल गए। फिर दूसरे दिन तीसरे ने कर लिए। एक्चुअल ये फॉर्म का कारोबार तो 4 साल से शुरू हुआ है, 5 साल से, इससे पहले तो ये था ही नहीं। ये तो सुपर हाईवे में एक बड़ी स्कीम आई जिन्होंने ये काम शुरू किया और एक नया रास्ता दिखा दिया, और अरबों रुपए ये फॉर्म की मद में ही जमा कर लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक शहर में या मुल्क में लालची लोग जिंदा है ना, तो फ्रॉडिया का काम चलता ही रहेगा। लोग, आप डबल शाह के पास जाएं, अभी एक आपने स्कैम देखा, वो बोलता है कि 30 करोड़ रुपए रोज लोग मेरे पास इन्वेस्ट करने आते थे। वो सैफुर रहमान नियाज़ी का जो गिरफ्तार हुआ है, वो 5-7%, 8%, यानी एवरी डे। और बोला मैं 3-4 करोड़ रुपए बांटता था। तो एक साहब से मैंने पूछा, बोला जो आते थे उसी में बांटते थे, और बाकी 24 करोड़ रुपए हमारी आमदनी, उसमें हम वो एक पिरामिड स्कीम होती है, फाइनेंशियल मॉडल होता है, उसमें वो देखिए ना, पैसा सारा। जब तक स्टेट के इदारे ये इंश्योर नहीं करेंगे कि लीगल काम को, स्टेट के इदारे लालच कैसे खत्म कर सकते हैं इंसान की? वो तो लालच तो वो तो भी उसमें रहेगी ना, वो तो देखिए वो इदारे भी उसमें ही लग गए हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अब ये माशरे में ये, अब जिसको आसान पैसे मिल रहे हैं, फर्ज करें मैं गलत काम कर रहा हूँ और किसी ने देख लिया, मैं जाऊँगा, ले भाई ये 25 लाख रुपए ले ले यार, खामोश है,
दरगुजर कर दे, 50 लाख रुपए ले ले, 1 करोड़ रुपए ले ले। तो ये एक्चुअल ये चल रहा है जो आप माशाल्लाह देखते हैं, ये 2-2, 4-4 हज़ार गज के घर, V8 गाड़ियाँ 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की। आप ज़रा जाके खालिद बिन वलीद रोड के शोरूम पे तो देखिए कि 6-6 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ कौन ख़रीद रहा है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और क्या ये अगर जो 6 करोड़ रुपए की गाड़ी ख़रीदता है, क्या इसके टैक्स रिटर्न भी तो मैच कर लेना? तो देखिए डिस्टॉर्शन है और सबको मालूम है, सब आंख बंद किए बैठे हैं, पास कर रहे हैं टाइम। ये तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से चंद कई लोगों को हिम्मत आएगी तो ये चीज़ें सीधी होंगी, वरना माशरा इतना करप्ट हो गया है कि आप बड़ा मुश्किल है, आप किसको पकड़ेंगे? जिसको पकड़ने जाएंगे पकड़ने वाला मिल जाता है, जो गलत, तो मतलब आप कहाँ से आप सिरा पकड़ेंगे? और जो साफ काम कर रहे हैं वो रोज बरोज कम होते जा रहे हैं। वो बोलते हैं यार ऐसा करते रहेंगे तो हमने तो काम बंद करके यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं कर सकता मैं कम्पीट, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। 1.5 साल से मैं बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ किस तरह होगा अगर कोर्ट भी उन लोगों लेजिटिमेट, मतलब आप कह रहे हैं कि काम जो है कोर्ट भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये जो इस वक्त इकराम साहब अभी जिन्होंने बात की कि पैसा जो इस वक्त है वो गाड़ियां बड़ी बड़ी, फिर ये सब इसी से सर फ्लो हो रहा है। अगर देखा जाए कि जो पैसा जिसका कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ही नहीं है, आपने डाला, फॉर्म लिया या फाइल ली और वो पैसा डबल हो गया, फिर उसी कैश से आपने, हालांकि हमने बड़ी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस लाए थे कि गाड़ी की परचेज, नई गाड़ी पर फाइलर होना, मतलब बहुत से विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया, कर दिया। तो इन सब रिजीम्स का, और ये हुकूमत नहीं, इससे पहले वाली हुकूमत भी शुरू कर चुकी थी सब चीजें। IMF भी चाहते हैं कि हम ये सब कुछ करें, इनका फायदा क्यों नहीं हुआ इकराम उल हक साहब इन चीजों का? ये जाहिर है जब तक आप बुनियादी इस्लाहात नहीं करते हैं तो ये काम नहीं रुकने वाला। मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि ये लाजम करना चाहिए कि जब भी कोई स्कीम अनाउंस हो तो जो भी आदमी उसमें खरीदार हो उसका पैसा बराह रास्त एक अलहदा अकाउंट में जाए और उस अकाउंट को उस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के अलावा कहीं और इस्तेमाल ना किया जाए। हम ऐसे रूल्स और कवानीन बनाकर एक तरफ रख देते हैं और उन पर अमल दरामद नहीं करते हैं। और जहाँ सारी दुनिया में यही होता है कि जब भी कोई डेवलपर जो है कोई चीज़ अनाउंस करता है तो लाजिम होता है कि जो पहले परचेजर हैं वो फॉर्म नहीं खरीदेंगे, बल्कि वो जो भी पैसा देंगे वो उस अकाउंट में जाएगा जिसे हमारी ज़ुबान में स्कूल अकाउंट कहते हैं। तो वो एक अमानतन अकाउंट है जो वहाँ पड़ा रहेगा और उसके ऊपर तो वहाँ पे ये होता है कि अगर वो डिले भी होता है तो आपको उसके ऊपर कंपनसेशन भी मिलती है और फिर उसी पैसे से डेवलपर जो है वो उसको इस्तेमाल करके वो अपना मुकम्मल करता है मनसूबा और लोगों के हवाले करता है। यहाँ ये है कि बस आपने फॉर्म भेज दिए, आपने फाइलें भेज दी और आपको पता ही नहीं है कि अक्सर बायर कौन है और वो फिर जाके एंड के ऊपर कई हाथ वो फाइल बिकती है और हमें एंड पे जाकर पता चलता है कि अच्छा जी अब तो फिर प्रोजेक्ट्स भी आधे से ज़्यादा आपको पता है मुकम्मल नहीं होते, जगह कम होती है, वो ज़्यादा बेचने के पैसे ले लेते हैं और इस तरह ये धंधा जो है ये तो आप समझिए कि ऐसा मकरूह धंधा है कि इसने पूरी सोसाइटी में एक कैंसर की सी शक्ल पैदा कर दी है कि ये हमारे यहाँ जो इजी मनी का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है इसने लोगों को मेहनत करने से, आगे बढ़ने से भी ख़त्म कर दिया है और सारे लोग इसी धंधे में सारा दिन लगे रहते हैं। फिर वही पैसा जो है वो रिसाइकल होकर कभी गाड़ियों में, कभी और जो चीज़ें हैं लग्जरी की उसमें आपको नज़र आता है और जहाँ हकीकी तौर पर पैसा जाना चाहिए वहाँ जाता नहीं है और मुल्क में हम और ज़्यादा अगर सनती तौर पर ज़्यादा रिसाइकिल हो के सर वो फिर पंडोरा लीक्स और पनामा लीक्स और फिर बहामा लीक्स और वो कहाँ वहाँ भी चला जाता है सारा वो जो पैसा, यही सब शायद जाता है जो कुछ हद तक जाता है उसमें, जो बात तो लेजिटिमेट भी कुछ होते हैं बाकी टैक्स अवॉइडेंस के लिए। जी जाहिर है वो फिर डॉलर्स की शक्ल इख्तियार करता है, यहाँ से आउटफ्लोज होते हैं, लोग फिर डॉलर्स के ऊपर प्रेशर आता है, फिर आप कहते हैं कि हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हो रही है, डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है डॉलर की। जाहिर है लोग जो हैं वो इस पैसे से डॉलर खरीदने के चक्कर में लग जाते हैं। मैं ये एस्टिमेट ही पढ़ के मैं इकराम साहब मैं परेशान था हसन साहब के, अल्ताफ भाई साहब के, ये तकरीबन शब्बाज़ अली साहब ने जो किताब में लिखा है 250 अरब डॉलर 10 साल में हम या 2-3-4 अरब डॉलर 500 मिलियन डॉलर्स के लिए IMF की कौन कौन सी शराइतें मान रहे होते हैं और ये 250 अरब डॉलर हम प्रॉपर्टी में हमारे पाकिस्तानी डाल चुके हैं। अच्छा मैं इस वाइंड अप करूँगा इस नोट पे आपका